दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सीए इंटर लॉ का रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन जो है ये मई 26, सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स यानी कि जनवरी 27 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई जनवरी 26 वाले स्टूडेंट्स होंगे, जनवरी 27 वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो वो भी इस वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे हैंड रिटन क्लास नोट्स है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आ जाएंगे। मॉड्यूल हमने इसका प्रयोग किया है, जो आपकी हमारी मॉड्यूल है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं ultimatecA.com से, या दोस्तों आप आपके जो एजुकेटर है, आपके जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है, आप उसका भी सहारा यहाँ पर ले सकते हो। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक है, हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक, अगर आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो igsir.in के ऊपर आप जा सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करके रखा है, सेक्शन वाइज एंड चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज एंड चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स को यहाँ पर अलग करके रखा है, ठीक है ना। तो जो आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा, बेनिफिट देगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक जरूर से कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। और अब हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे किसको, अब हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड, है ना। चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के बारे में दोस्तों हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं। अगर सबसे पहले अगर मैंने बात किया था चार्जेस के बारे में कि चार्ज का मतलब क्या होता है, तो चार्ज का मतलब होता है दोस्तों कि जब कोई कंपनी लोन लेती है और लोन के बदले में सिक्योरिटी देती है तो कंपनी को बोला जाता है बोरोइंग कंपनी, और जो जो और समझना, जो बैंक लोन दे रही है उसे बोला जाता है चार्ज होल्डर। क्या बोला जाता है, बोलो। चार्ज होल्डर का नाम उसे दिया जाता है, जिसे हम लोग लेंडर भी कहते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी को हमने दिया ना, इस पूरे ट्रांजैक्शन को या इस पूरे एक्टिविटी को बोला जाता है चार्ज को क्रिएट करना। क्या करना बोलो बच्चों, चार्ज को क्रिएट करना। इसका मतलब जो ये जमीन के कागजात है, जो इस जमीन के टाइटल डीड्स है, उसको हम लोग बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं और हम लोग इस चार्ज को रजिस्टर हमें करवाना पड़ता है आरओसी, आरओसी के पास, इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर नंबर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो चार्ज है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज की बात करूं तो ये स्पेसिफिक असेट के ऊपर क्रिएट होता है, जो जनरली फिक्स नेचर के होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। सर यहाँ पर हम लोग टाइटल डीड्स को डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक के पास। एक बात ध्यान रखना, बिल्डिंग को यहाँ पर बेच नहीं सकते आप, केवल और केवल उसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। सर लेकिन कुछ केसेस के अंदर आप बिल्डिंग को बेच भी पाओगे अगर क्रेडिटर आपको क्या दे देता है, परमिशन दे देता है। इसका मतलब अगर मैंने बैंक से परमिशन ले लिया तो रिलायंस क्या अपने बिल्डिंग को बेच पाएगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल बेच पाएगा। फिर हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट पढ़े थे फ्लोटिंग चार्ज के बारे में। सर फ्लोटिंग चार्ज जो है ना, ये क्रिएट होता है किसके ऊपर, करंट असेट्स के ऊपर क्रिएट होता है, जैसे डेटर्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स, इनके ऊपर क्रिएट होता है। सर हम लोग यहाँ पर असेट्स को बेच सकते हैं क्या, बिल्कुल। एक नॉर्मल एक्टिविटी में जो आप असेट्स को बेच सकते हो वैसी सारी चीजें आप यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज का, जो क्या कहता है कि जैसे बोरोइंग कंपनी ने लोन लिया और बदले में सिक्योरिटी दिया चार्ज होल्डर को, चार्ज होल्डर मतलब पैसा देने वाला या जिसे लेंडर बोला जाता है, तो वो कुछ लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस देता है। अब अगर ऐसा होता है कि बोरोइंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसने लोन को लिया है, वो अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करती है, ब्रीच का मतलब होता है उस टर्म्स एंड कंडीशंस का कोई ना कोई उल्लंघन करती है, या कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड में बदल जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो। फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे यहां पर आपने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था, यहां पर कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो ये जो डेटर और स्टॉक है ना, अब ये फिक्स चार्ज में हो जाएंगे, यानी कि इसको फ्रीज कर दिया जाएगा। और इसको सेल कौन करेगा, इसको चार्ज होल्डर सेल करता है और अपने पैसे को रिकवर करता है। क्या करता है बोलो बच्चों, अपने पैसे को रिकवर करता है। सर ऐसा हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था। फिर मैंने आपको सेक्शन नंबर 77 को पढ़ाया था, बड़ा इजी सेक्शन था। सेक्शन नंबर 77 कहता है ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस के बारे में, कि आपकी जिम्मेदारी है चार्ज को रजिस्टर करने की। किसकी जिम्मेदारी है, बोरोइंग कंपनी की, जहां पर जिम्मेदारी है कि चार्ज जो असेट के ऊपर क्रिएट होते हैं, फिर वो असेट इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, फिर वो असेट टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, आपने उस चार्ज को रजिस्टर कराना चाहिए। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था कि जब भी आप चार्ज को क्रिएट करते हो, वहां से 30 दिन के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट या जो बोरोइंग कंपनी है वो
जाके चार्ज को रजिस्टर करती है, और 30 दिन तक अगर वो नहीं की तो ऐसे केस में चार्ज होल्डर या लेंडर के पास पावर आ जाती है कि वो भी जाके क्या कर सकता है, चार्ज को रजिस्टर कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो बच्चों, चार्ज को रजिस्टर कर सकता है। ऑल राइट सर, इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा था कि सर जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से चार्ज रजिस्टर किए जाते हैं वो होते हैं CHG1 और CHG9, जिसको कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों साइन करता है और अलोंग विद द फीस जमा करवा दिया जाता है किसके पास, ROC के पास। इसे ही हम लोग प्यार से क्या नाम देते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बोलो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज का नाम इसे प्यार से दिया जाता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने बात किया था वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज के बारे में, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, कौन उसको साइन करेगा। तो देखिए सर, इसमें दो प्रकार की चीजें हो सकती है, एक तो प्रॉपर्टी इंडिया में होंगी या प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया होंगी। अगर आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी होंगी तो ये CHG1 और 9 को वेरीफाई एक तो कॉमन सील से कर सकते हो, या डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या चार्ज होल्डर के ऑफिसर भी कर सकता है, या कोई भी अदर इंटरेस्टेड पर्सन होगा तो वो भी कर सकता है। पर इंडिया की प्रॉपर्टी में केवल और केवल डायरेक्टर, ऑफिसर या चार्ज होल्डर का ऑफिसर ही अलाउड होता है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी अलाउड है क्या, ना जी ना, इसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं है। फिर हम लोगों ने बात किया था एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बारे में। अब देखो लॉ क्या कहता है कि 2 नवंबर 2018 के पहले जितने भी चार्जेस क्रिएट हुए हैं ना, वो एक तो 30 दिन में रजिस्टर नहीं हुए तो हम उसको और 270 दिन का मौका देंगे चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। उसने खुद को फिर भी रजिस्टर नहीं किया तो हम एक आखिरी मौका उसको 2/11/2018 को दे देंगे। मान लो सर 2015 में कोई चार्ज बना था, वो 30 दिन में और 300 दिन में नहीं हुआ, तो भी उसको 6 महीने का जो मौका है ना, वो 2/11/2018 से मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। एक आखिरी मौका हम लोग उसको दे रहे हैं कि तू पुराने चार्जेस को रजिस्टर कर लेना। सर लेकिन अभी अभी के सिनेरियो में क्या चलता है, अभी के सिनेरियो में ऐसा बोला जाता है कि अगर 30 दिन में आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो अगले 30 दिनों के अंदर आपको एडिशनल फीस देके आप चार्ज को रजिस्टर कर पाओगे। आपने अगले 30 दिन में भी नहीं किया, क्या क्या मैंने बोलो, आपने अगले 30 दिन में भी नहीं किया तो इस केस के अंदर क्या होगा, फिर बचे हुए 60 दिनों के अंदर आपको एड वैलोरम फीस पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो जल्दी से, आपको एड वैलोरम फीस पे करना पड़ेगा। क्या आपको ये बातें समझ आ रही है? सभी लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। इसके अलावा फिर अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सटेंशन फॉर्म के बारे में अपन ने पढ़ा था। एक्सटेंशन फॉर्म क्या कहता है कि सर आप है ना, ये जो एक्सटेंशन जो आप लेट फाइल कर रहे हो चार्ज के रजिस्ट्रेशन को, तो इसको CHG1 और 9 में सबमिट करोगे अलोंग विद द डिक्लेरेशन ऑफ CS एंड डायरेक्टर। किस बात का डिक्लेरेशन, कि जो इंटरवेनिंग क्रेडिटर है ना, क्या है बोलो, जो इंटरवेनिंग क्रेडिटर है ना, उनके किसी भी प्रकार से राइट्स जो है ना वो अफेक्ट नहीं हुए हैं, ऐसा आपको क्या देना पड़ेगा, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो बच्चों, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ऑलराइट सर। सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 77 का। सर कंपनी जो है वो CHG1 और 9 सबमिट करती है ROC को। अब ROC जो है वो CHG2 and 3 देता है, जो अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि चार्जेस क्या हो चुके हैं, चार्जेस रजिस्टर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं बोलो बच्चों, चार्जेस रजिस्टर हो चुके हैं। जो 3 है ना, CHG3, ये मॉडिफिकेशन को लेके जिसका कॉन्सेप्ट आज अपन लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा सर नॉन रजिस्ट्रेशन, सर ऐसा हुआ कि चार्ज रजिस्टर ही नहीं हुआ तो क्या होगा, तो दो चीजें होंगी। पहली बात तो चार्ज यहां पर वॉइड हो जाता है, इसका मतलब जो लिक्विडेटर और बाकी क्रेडिटर है वो चार्ज होल्डर को एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह मानते हैं। इसका मतलब सर जो कंपनी का ऑब्लिगेशन है अमाउंट को पे करने का, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बना हुआ है, बट एक बात ध्यान रखना, वो क्या हो रहा है यहां पर, वो वॉइड, वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह माना जा रहा है, जबकि वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह माना जाना चाहिए, बट वो कैसा ट्रीट किया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह। इसके साथ साथ जो चार्ज होल्डर है ना दोस्तों, ये क्या करता है, प्रायोरिटी को लूज कर जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे देखो यहां पर बताया था कि HDFC का चार्ज यहां क्रिएट हुआ पर यहां रजिस्टर हुआ, बैंक का चार्ज यहां क्रिएट हुआ पर यहां पर रजिस्टर हो गया। तो जो जितना पहले रजिस्टर होगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर पहला दावा किसका होगा, उस बैंक का होगा जिसने अपने चार्ज को पहले रजिस्टर कराया है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। फिर सेक्शन नंबर 80 को हम लोगों ने पढ़ा था। सेक्शन नंबर 80 क्या कहता है, डीम नोटिस ऑफ चार्ज। इसका कहना है सर कि जब
कोई बोरोइंग कंपनी चार्जेस को आरओसी के पास रजिस्टर करवाती है, तो कोई भी आउटसाइडर जब भी कंपनी के साथ डील करे ना, उस हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि उसको इस रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में या उसको चार्जेस के बारे में आइडिया है, क्योंकि ये जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस होते हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी कि यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल होता है कि रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो है ना, ये पब्लिक नोटिस की तरह पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ डील करे तो उसको इसके बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट सर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 78 को, जो किसके बारे में बात करता है, जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर। मतलब कि देखो, बोरोइंग कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, तो उस केस के अंदर जो चार्ज होल्डर है ना, वो आके क्या कर सकता है, वो आके रजिस्टर कर सकता है चार्जेस को। क्या कर सकता है, बोलो, वो आके रजिस्टर कर सकता है चार्जेस को। अच्छा ठीक है, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा सर, तो देखो सर, सबसे पहली बात तो कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया 30 दिन में, तो चार्ज होल्डर अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार को कि चार्जेस को रजिस्टर कर दो। अब जो रजिस्ट्रार है ये नोटिस देता है यहां पर किसको, ये नोटिस देता है कंपनी को, और कंपनी अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बताती है। कंपनी बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज को रजिस्टर कर दो, मैं भूल गया था। तो ऐसे केस में रजिस्ट्रार अगले 14 दिनों के अंदर चार्ज को रजिस्टर कर देगा। पर हो सकता है कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन हो और उसने ऑब्जेक्शन को फाइल किया, तो इस केस के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। क्या कहा मैंने, बोलो, इस केस के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, और जो रजिस्ट्रार है ना बच्चों, उसको रजिस्ट्रार जो है वो अलाउ नहीं करेगा चार्ज होल्डर को चार्ज को रजिस्टर करने के लिए, बस ऐसा बोला गया है। अच्छा सर, ये जितना भी पैसा वैसा लगता है, जितनी भी फीस वगैरह पे करना पड़ेगा आरओसी को, अब क्योंकि चार्ज होल्डर एप्लीकेशन डाल रहा है तो वो पैसे कौन पे करेगा, चार्ज होल्डर, बट वो उस पैसे को रिकवर कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है, कंपनी से रिकवर कर सकता है। किससे रिकवर कर सकता है, बोलो बच्चों, कंपनी से रिकवर कर सकता है। समझ में आया क्या, क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो। क्या इतनी बातें आपको एब्सोल्युटली क्लियर, ओके सर, एकदम परफेक्ट है। चलिए, अपन ने जितना भी पढ़ा एक बार हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, एक बार हम लोग इसको हमारे मॉड्यूल से भी पूरा पूरा देख लेते हैं कि मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें दे के रखी है। आपके पास आईसीआई के मॉड्यूल होंगे तो वो रेफर करना, या कोई भी एजुकेटर की मॉड्यूल होगा तो वो रेफर आप लोग यहाँ पर कर लेना। और इसके अंदर जो भी मैंने लाल लाल पॉइंट से हाईलाइट करके रखा हूं ना, ये सारे के सारे दोस्तों कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स की मदद से आपका रिवीजन, मतलब हमने क्या किया है, रेगुलर बुक को ही ऐसा बनाया है जिसकी मदद से हम लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, चार्ट बुक भी बन जाए हमारी। शॉर्ट नोट्स कैसे बन जाएंगे, लाल लाल जो कीवर्ड्स है उसको देख के उसको रीड करके रिवाइज करेंगे तो शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, और बाकी पूरी बुक किताब भी। और मान लो अगर कोई चीज याद नहीं आई, अगर मैं बहुत ही ज्यादा समरी समरी किताब बना के रख देता और मेरे को कोई चीज रिकलेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर वो रेगुलर किताब खोलो। इसलिए हमने एक ही किताब के अंदर दोनों चीजें कर ली है, और हैंड रिटन नोट्स हमने अलग से बना लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो, चार्ज की डेफिनेशन यहां पर देके रखी है कि चार्ज एक इंटरेस्ट या लीन होता है जो प्रॉपर्टी या असेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर बनाया जाता है दोस्तों, एंड एनी ऑफ द अंडरटेकिंग और बोथ सिक्योरिटीज, और इसके अंदर मॉर्गेज वगैरह भी इंक्लूड होता है। चार्ज की चीजें चैप्टर नंबर 6 के अंदर आती है। टाइप्स ऑफ चार्जेस में देखो, एक होता है फिक्स चार्ज और दूसरा होता है यहाँ पर फ्लोटिंग चार्ज। जो फिक्स चार्ज है दोस्तों, ये जो फिक्स चार्ज है ना, ये किसके ऊपर क्रिएट किया जाता है, ये स्पेसिफिकली असेट्स के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर क्रिएट किया जाता है, असेट्स के ऊपर। और कैसे असेट्स के ऊपर, फिक्स असेट्स के ऊपर हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, ऑलराइट सर। इसके अंदर हम लोग डिपॉजिट करते हैं टाइटल डीड्स बैंक के पास। सर इसको हम लोग सेल नहीं कर सकते बट यूज कर सकते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल सेल भी कर पाओगे, बट जब आपको कौन परमिशन दे दे, चार्ज होल्डर परमिशन दे दे। फिर हमने फ्लोटिंग चार्ज के बारे में पढ़ा। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है ऐसा चार्ज दोस्तों जो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स और मटेरियल के हिसाब से ये बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस। इसके अलावा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब क्रेडिटर यहां पर मान लो ब्रीच ऑफ टर्म्स हुआ, या मान लो कंपनी लिक्विडेशन हो गई, तो इस केस के अंदर यहां पर क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ये क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां पर ये कहता है कि जो भी आपके फ्लोटिंग असेट है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके फिक्स नेचर के हो जाएंगे। ठीक है ना, जिस दिन आप यहां पर एक तो कंपनी ब्रीच करेंगे टर्म्स को, या जिस दिन पर ये सारी चीजें होंगी ना, उस दिन पर क्या किया जाएगा, उस दिन पर सर ये सारी चीजें यहां पर
मतलब क्रिस्टलाइज कर दी जाएंगी, फिक्स कर दी जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि कंपनी की जिम्मेदारी होती है 30 दिन के अंदर रजिस्टर करना। कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टीज इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर टेंजिबल इंटेंजिबल इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकती है। CHG 19 आपको 30 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है। कौन इंस्ट्रूमेंट को साइन कर सकता है उसके बारे में देखा। फिर सर 2/11/18 से पहले अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या टाइम लिमिट थी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या टाइम लिमिट थी, ये सारी चीजें देके रखी है। फिर बोल के रखा है कि सामने वाली जो सामने वाला है, मतलब कि कौन, ROC, वो CHG और CHG 2 और CHG 3 के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। सर चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा यहाँ पर, एक तो चार्ज वॉइड हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पर, चार्ज होल्डर लूजेस प्रायोरिटी। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके पूरी चीज समझाया था, ठीक है। फिर सर अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, ये बड़ी सिंपल सी चीज पढ़ी थी कि सर एक बार आपने ROC के पास अपने चार्ज को रजिस्टर कर दिया ना, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के गिनती में आता है। किस में आता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के गिनती में आता है दोस्तों। और क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के गिनती में आता है तो हम लोग इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली चीज। मतलब कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि उसको इस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है। क्या है, बोलो जल्दी से, पता है। बाद में तो ये चीज अपन ने बुक से ही पढ़ी थी। आ जाओ, अब हम लोग आ जाएंगे सेक्शन नंबर 79 के ऊपर। सर ये सेक्शन नंबर 79 क्या कह रहा है, कहा गया, हाँ ये रहा। सेक्शन नंबर 79 बात करता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। मतलब ऑलरेडी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है और मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा, जैसे कि इसका एग्जांपल। और दूसरा ये बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में। दो टॉपिक के बारे में सेक्शन नंबर 79 बात करता है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन लिया था HDFC बैंक के और बदले में सिक्योरिटी दिया था अपनी बिल्डिंग को। मतलब कि इस बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी क्या क्रिएटेड है दोस्तों, चार्ज क्रिएटेड है। अब होता क्या है, रिलायंस अपनी इस बिल्डिंग को बेचता है किसको, टाटा को। तो ये लोग क्या कहते हैं, लॉ कहता है, तो इस केस के अंदर रिलायंस का नाम वेकेट करना पड़ेगा आपको और परचेसर का जो नाम है ना वो रजिस्टर के अंदर अपडेट किया जाएगा। किसके रजिस्टर के अंदर, ROC के रजिस्टर के अंदर अपडेट किया जाएगा। और इसको इन्फॉर्म कौन करेगा, इसको इन्फॉर्म टाटा करेगा। कौन करेगा बोलो बच्चों, इसको इन्फॉर्म टाटा करेगा। जैसे देखो यहां पर बोला है कि जो अर्लियर चार्ज है वो आपको वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा और उसके जगह न्यू चार्ज को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा बाय द कंपनी जिसने एक्वायर किया है प्रॉपर्टी को। क्या किया बोलो जल्दी से, जिसने एक्वायर किया है प्रॉपर्टी को। समझ में आया क्या, ऑलराइट सर। फिर अपन ने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में। सर ये मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर चेंजेस करने को मॉडिफिकेशन कहा जाता है। जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज किया, 9% का ब्याज है मैंने 10% कर दिया, 11% कर दिया। रीपेमेंट का जो शेड्यूल है बच्चों उसके अंदर चेंजेस कर दिया, 2 साल का रीपेमेंट था मैंने 3 साल कर दिया, 4 साल कर दिया, या लिमिट को बढ़ा दिया या घटा दिया। इस चीज को बोला जाता है क्या, मॉडिफिकेशन। मतलब क्या, देखो HDFC ने रिलायंस को 20 करोड़ का लोन दिया था 10% ब्याज पर 2 साल के लिए। अब इन तीनों में से अगर कहीं पर भी चेंज हुआ तो मैं बोलूंगा इसे मॉडिफिकेशन कहा जाता है। सर मॉडिफिकेशन के लिए कंपनी को ROC को भेजना पड़ेगा CHG 1 और 9, और ROC यहां पर क्या देता है, मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट CHG 3 में देता है। किस में देता है बोलो बच्चों, CHG 3 के अंदर यहां पर मॉडिफिकेशन की बातें यहां पर दी जाती है, या मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके द्वारा, सर्टिफिकेट दिया जाता है ROC के द्वारा। किसके द्वारा बोलो जल्दी से, ROC के द्वारा। समझ में आ रहा है क्या, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या, फटाफट बोलो जल्दी से बोलो मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है ना। यस, तो अपन ने क्या देखा सर हम लोगों ने यहां पर देखा किसके बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में। क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या, है ना। चलिए सर आ जाओ अगला, अगला देखो जस्ट अ सेकेंड। अगला नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। देखो ये सारी चीजें लिखी रखी है मॉडिफिकेशन के अंदर। एग्जांपल्स क्या है, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस। सर लिमिट का बढ़ना घटना, इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, रीपेमेंट शेड्यूल का चेंज होना, या पार्शियल रिलीज करना किसी असेट को। मान लो मैंने 2 kg सिल्वर रख के यहाँ पर लोन लिया था और मैंने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो 1 kg अगर रिलीज कर देता है बैंक तो इसे बोला जाता है क्या, पार्शियल रिलीज ऑफ द चार्ज। क्या बोला जाता है बोलो, पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज। और एक पॉइंट है सीडिंग ऑफ परिपासु चार्ज। इसका मतलब कैंसलिंग ऑफ परिपासु चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या, मान लीजिए बिल्डिंग है, मैंने आपसे लोन लिया था और आपको ये बिल्डिंग
गिरवी रखा था, पर गिरवी रखते वक्त ही मैंने बोला था कि बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने एसबीआई से लोन लेकर रखा हूं। बिल्डिंग की कीमत थी 20 करोड़ की, 1 करोड़ का लोन एसबीआई से लिया, 1 करोड़ का लोन आपसे ले रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि इस बिल्डिंग के ऊपर परिपासु चार्ज है, मतलब आपका और एसबीआई का सेम चार्ज है। अगर ये बिल्डिंग कल चल के 10 लाख रुपए में बिकी तो 5 आपको मिलेगा, 5 एसबीआई को मिलेगा। ये परिपासु, अब मैं इस परिपासु को चेंज करूं और मैं बोल रहा हूं नहीं, पहला हक होगा एसबीआई का और दूसरा हक होगा आपका। इसका मतलब मैंने सीड करवा दिया परिपासु चार्ज को, स्टॉप करवा दिया, कैंसिल करवा दिया परिपासु चार्ज को, ऐसा यहां पर बोला गया है। और देखो CAG 3 के अंदर स्टेटमेंट इशू कर दिया जाता है और वो अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होता है। अब मैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेक्शन नंबर 81 के बारे में यहां पर क्या करूंगा, आपके साथ बात करूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहला रजिस्टर ऑफ चार्जेस, पहला रजिस्टर रखती है कौन, आरओसी, कंपनी भी रखती है। पहली मैं बात करूंगा जो कंपनी आरओसी रख रही है। तो सर आरओसी मेंटेन करता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस को, यहां पर कहां पर अवेलेबल होगा, वो mca.gov.in के ऊपर अवेलेबल होगा। कोई भी पर्सन, क्या कहा मैंने, बोलो एनी पर्सन, कोई भी, आप में कोई भी जा सकता है और हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसको, फीस देके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। मैंने आपको रेगुलर क्लास के अंदर बताया था दोस्तों, साइट के ऊपर ले जाके एमसीए के ऊपर कि कैसे आप इंडेक्स ऑफ चार्जेस को देख सकते हो, वहां मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था चीजें, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा सर कंपनी भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन रखती है। क्या कहा मैंने, बोलो कंपनी भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन रखती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, और ये CHG 7 फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों चार्जेस होते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ सर इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर प्रॉपर्टी, असेट या अंडरटेकिंग का चार्ज, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, तीनों चीजें होती है। साथ ही साथ जो भी एंट्री आप रजिस्टर ऑफ चार्जेस में करोगे उसको अप्रूव या उसको ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और बाप की होती है, मतलब बोर्ड ऑथराइज पर्सन की होती है। इसके साथ साथ आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज को भी अपने पास रखना पड़ता है, किसको, कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर ऑफ चार्जेस के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज भी रखना पड़ता है। और एक बात बता दूं कि इस चीज को कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है बिजनेस आवर्स के अंदर। कब कर सकता है, बिजनेस आवर्स के अंदर। अब एक बात कि मेंबर और क्रेडिटर है तो फुकट में इंस्पेक्ट कर पाएगा, और अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसको फीस लगेंगी और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंपोज कर सकता है यहां पर रिस्ट्रिक्शन को। सर रजिस्टर को कितने समय के लिए प्रिजर्व करेंगे, अगर रजिस्टर ऑफ चार्जेस है तो परमानेंट प्रिजर्व करेंगे। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट है चार्ज का, तो जब से आपने लोन के अमाउंट को पे कर दिया बैंक को, इसका मतलब आपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, लोन के अमाउंट को पे करके चार्ज को क्लियर कर दिया, इसे बोला जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो सेटिस्फैक्शन से 8 सालों तक आप बुक्स आईओसी को संभालोगे और उसके बाद उसको जला देना और बढ़िया शिकोटी, समझ में आ रहा है, मतलब उसके बाद उसको डिस्पोज कर देना, ऐसा मैं यहां पर कह रहा हूं। देखो सर ये कंपनी के रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात है, ऊपर आरओसी के बारे में, ये कंपनी के बारे में, ठीक है ना, कि सारी चीजें दी जाएंगी। इसके अंदर तुरंत आप डालते हो, ऑथेंटिकेट करेंगे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बाप। फिर ये वहां पर बोला गया कि बिजनेस आवर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कहां पर फीस देना है, कहां पर फीस नहीं देना है, उसके बारे में बात हुई है, और कहां पर परमानेंट संभालेंगे और कहां पर 8 साल तक संभालेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर चर्चा किया है, ठीक है। ऑलराइट सर, सेक्शन नंबर 82 देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो जल्दी से। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब देखो क्या होता है, लोन को जब हम रीपे करते हैं, क्या कहा मैंने, बोलो लोन को जब रीपे किया जाता है तो वो चार्ज, क्या मैंने, बोलो तो जो चार्ज क्रिएटेड है उससे वैकेट करना, क्या कहा मैंने, बोलो जो चार्ज क्रिएटेड है उसे वैकेट करना होता है। क्या कहा मैंने, बोलो जो चार्ज क्रिएटेड है उसको वैकेट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों यहां पर ये हो जाता है, सुन लो मेरी बात को, अच्छे से समझो मेरी बात को। इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपसे लोन लिया, मैंने आपको बोला कि इस प्रॉपर्टी को आपके पास गिरवी रख लो, और इसके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन आरओसी के पास जमा किया, चार्ज क्रिएट किया। अब जब मैंने आपके लोन को और आपके प्रिंसिपल को वापस कर दिया, आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हो, पर हमने आरओसी के बुक्स में बता के रखा है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका दावा है करके, तो इस केस के अंदर आपके दावे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो लोन लिया था वो वापस कर दिया ना यार, तो ऐसे केस में उसको हटाना पड़ेगा। तो इसे बोला जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से,
सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो जब भी आप चार्ज को सेटिस्फाई कर दोगे, मतलब पूरी तरीके से आप अपने अमाउंट को पे कर दोगे, तो 30 दिनों के अंदर आपको सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवाना पड़ता है आरओसी के पास। मान लो 30 दिन में आप नहीं कर पाए तो आपको और 270 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, पर इसके लिए आपको एडिशनल फीस को पे करना पड़ेगा। अब ध्यान दो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज होता कैसे है करके, ठीक है। देखो सर, कंपनी मतलब जो बोरोइंग कंपनी है, जिसने चार्ज को पे कर, जिसने लोन के अमाउंट को पे कर दिया, वो CHG4 देता है आरओसी को। CHG4 मतलब एक फॉर्म देता है CHG4 आरओसी को कि मैंने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया। अब आरओसी शो कॉज नोटिस देती है यहां पर चार्ज होल्डर को। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण दाखवा, बताओ हमें रीजन की क्यों हम लोग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर ना करें, ऐसा आरओसी बोलेंगे चार्ज होल्डर को, यानी अपने केस में HDFC को। और 14 दिन का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। अब 14 दिन के अंदर चार्ज होल्डर ने कुछ नहीं बोला तो आरओसी क्या कर लेंगी, CHG5 में सर्टिफिकेट दे देंगी और एंट्री पास कर देंगी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन की, जो फाइनल एंट्री होती है बुक्स में पास करने की कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, उसे मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन बोला जाता है। कोई ऐसा भी केस है बच्चों जब आरओसी को शो कॉज नहीं देना पड़ेगा, कब, जब इस CHG4 को देखो कंपनी तो साइन करेंगी करेंगी, अगर चार्ज होल्डर भी इसको साइन करके भेज दे कि हाँ कंपनी ने पूरा पैसा बराबर से दे दिया है, तो आरओसी बोलेंगे अरे भैया जब घर वालों की बात होगी है तो चैटिंग करके टाइम पास क्यों करना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस के अंदर आरओसी यहां पर शो कॉज नोटिस देंगी क्या, नहीं सर नहीं देंगी। क्या कहा मैंने, बोलो देंगी क्या, नहीं सर नहीं देंगे। हालांकि अगर चार्ज होल्डर यहां पर सफिशिएंट कॉज बता देता है कि क्यों आपने सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं करना चाहिए, तो उस केस के अंदर सर मैं उसको आरओसी चेक करेंगी और अकॉर्डिंगली कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि मैंने सेटिस्फैक्शन नहीं किया। वीडियो को स्टॉप करो और एक बार इसको गो थ्रू करो। आपकी किताब में से बहुत ही प्यारा चार्ट मैंने इसको आपको बना के दिया हो, एकदम सही समरी करके दे दिया हो। तो 30 दिन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो यहां पर करना, पूरी प्रोसेस को आपको समझा दिया 1 2 3 4 के माध्यम से। समझ में आ रहा है क्या, 1 2 3 के माध्यम से पूरा प्रोसेस भी यहां पर मैंने बता के रखा हो। गॉट इट, गॉट इट जी, गॉट इट। जल्दी जल्दी बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे, है ना। यस, आ जाओ। अगला सेक्शन नंबर 83 के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। क्या बोला, बोलो बच्चों, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज, फिर से बोलूंगा मैं, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, आ जाइए सेक्शन नंबर 83 के बारे में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो सुनो जी सुनो सर, अब देखो यहां पर क्या सर, प्रॉपर्टी अगर बिक जाती है या जो डेट है ना वो फुल्ली पे हो जाता है ना। एक तो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है वो अगर बिक जाती है या जो डेट है वो फुल्ली पे हो जाता है, इसका मतलब क्या कि कंपनी और चार्ज होल्डर ने आपस में सारी चीजें क्लोज कर लिया है बट आरओसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया। मतलब कंपनी ने अगर कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया आरओसी को और आरओसी को कानों कान खबर लग गई कि प्रॉपर्टी तो बिक गई चार्ज वाली या डेट पूरी तरीके से पे हो गया, तो आरओसी खुद से एंट्री पास कर देंगी सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की और चार्ज को रिलीज कर देंगी, प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगी और मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन में लिख देगा कि डेट पे हो चुका है या प्रॉपर्टी सेल्ड हो चुकी है, इसका मतलब चार्ज रिलीज हो चुका है और खुद से आरओसी CHG 5 दे देता है और क्या मांगता है, पैसा दे दो मेरे को पैसा दे दो भैया। आरओसी क्या मांगता है, पैसा दे दो। समझ में आ रहा है क्या बातें, अरे बोलो ना जल्दी से, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मैंने यहाँ पर वो एग्जांपल दिया था, वो सिग्नल पे खड़े रहते जबरदस्ती आएंगे बेटा, पानी वानी मारेंगे, कांच पूछेंगे, मैंने थोड़ी बोला, और फिर पैसे मांगेंगे। अरे भाई कुछ और अच्छा काम करो, है ना, अच्छा मजदूरी वाला कोई काम कर लो, कम से कम 500-600 रुपए मिलेंगे दिन के, बराबर ना, लेकिन नहीं, फुकट का पैसा चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा सर, ये वही वाली बात है, आरओसी को खुद से मस्ती है और बोलेंगे लाओ पैसा लाओ करके, ऐसी वाली बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, सेक्शन नंबर 84 इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या मैनेजर। अगर चार्ज होल्डर जैसे HDFC बैंक किसी पर्सन को अपॉइंट करता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, इतने सारे लोन होंगे बैंक्स के, तो सारे प्रॉपर्टीज पे नजर रखना पड़ेगा। गलती से बैंक ने प्रॉपर्टी को बेच दी ना बेटा
तो मुश्किल हो जाएंगी। किसकी मुश्किल हो जाएंगी? चार्ज होल्डर की यहाँ पर लग जाने हैं, वाट लग जानी है यहाँ पर चार्ज होल्डर की। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, अपॉइंट करता है पर्सन को जो ध्यान देगा, जो मैनेजर या रिसीवर जिसे बोला जाता है, जो ध्यान देता है सारे चार्ज वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इस पर्सन को नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को और आरओसी को, CHG 6 अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो उसको अपॉइंट किया गया ना उसके कॉपी के साथ 30 दिन के अंदर ये रजिस्टर करती है आरओसी इस चीज को। और सर अगर वो सीज होता है तो उसके बारे में बताना होगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी सेक्शन भी है, ठीक है। आइए, सेक्शन नंबर 87, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको देके रखी है? पहले ही बोल दिया, रीजनल डायरेक्टर को देके रखी है। बहुत बढ़िया जी। रीजनल डायरेक्टर को दोस्तों यहां पर क्या दी जा रही है? रीजनल डायरेक्टर को यहां पर पावर दी जा रही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यानी कि रीजनल डायरेक्टर, वो यहां पर क्या करता है दोस्तों? वो यहां पर ऑर्डर पास करता है। क्या करता है बोलो जल्दी से? वो यहां पर ऑर्डर पास करता है। किस चीज का? रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज का। हुआ क्या है समझना, हुआ ये है यहां पर कि कंपनी से ओमिशन हो गया है, मतलब चार्ज सेटिस्फाई हो गए, फिर भी कंपनी ने इंफॉर्म नहीं किया आरओसी को 30 प्लस 270 दिन में, यानी कि टोटल 300 दिन के अंदर भी इंफॉर्म नहीं किया। या पहले जो चार्ज की मॉडिफिकेशन की या मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन की इंफॉर्मेशन मैंने दिया था ना, वो मुझसे गलत देने में आ गई थी, मुझसे मिसस्टेटमेंट देने में आ गया था। मतलब सर सेटिस्फाई हुआ मैंने नहीं बताया, या पहले जो भी बताया वो गलत बताने में आ गया। क्या बताने में आ गया बोलो जल्दी से? गलत बताने में आ गया। तो इस केस के अंदर ऑर्डर पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑर्डर पास किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप क्या करो, चीजों को रेक्टिफाई कर लो, चीजों को ठीक कर लो करके। लेकिन ऑर्डर को पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है कि किसी भी क्रेडिटर और किसी भी शेयर होल्डर का कोई नुकसान होना चाहिए क्या? ना जी ना, कोई भी नुकसान उनका नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये ऑर्डर कैसे पास करेंगे और कैसे? तो देखो सर, कंपनी या इंटरेस्टेड पर्सन CHG 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में इंफॉर्म करते हैं कि यार 300 दिन में हमने सेटिस्फैक्शन पास नहीं किया, या 300 दिन में हमने आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, ये जो चार्ज की मॉडिफिकेशन की सेटिस्फैक्शन की इंफॉर्मेशन थी वो हमसे गलत देने में आ गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो चीजें कर सकता है, एक तो डायरेक्ट कर देगा रेक्टिफिकेशन, सीधा तुम ठीक कर लो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा आरओसी को बोलेगा इसको ठीक कर लो। या वो क्या कर सकता है, कंपनी को टाइम एक्सटेंड करा के दे सकता है। 300 दिन सेटिस्फैक्शन का था ना, उसको बोलेगा चल एक काम करो और 15 दिन दिया, इसको ठीक कर ले। क्या कहा मैंने बोलो? मतलब टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है। सर ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या कहा मैंने बोलो? ऐसा यहां पर बोला गया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही सही ढंग से हमने इसको समराइज कर दिया है। आड़ा टेढ़ी चीजें देके रखिए बेटा, किताब के अंदर है यही चीज, पर उसको लिखने का तरीका बड़ा अजीबो गरीब है। लेकिन आप देखो उसको बहुत ही सही ढंग से अपन ने क्या करके रखा है, समराइज करके प्रॉपरली रख दिया है। और इसके साथ ही अपना क्या कंप्लीट हो जाता है बच्चों? चैप्टर नंबर जो 6 है ना, वो यहां पर हो जाता है पूरा पूरा फिनिश, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 6 का जितना भी पोर्शन था वो अपना यहां पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गॉट इट? ऑलराइट गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के एक बार उसको फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहला और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर लगता है वो है ये कि व्हाट इज मेंट बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड व्हेन डज इट गेट क्रिस्टलाइज। तो आपको फ्लोटिंग चार्ज के बारे में बताना है और वो क्रिस्टलाइज कब होगा? तो जब ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, या मान लो कंपनी का बिजनेस जो है वो सीज हो जाता है यहाँ पर, मतलब वो स्टॉप हो जाता है फ्रॉम रनिंग, या इसके अलावा अगर कंपनी लिक्विडेशन में चले जाती है, तो ये सारे केसेस है जब चार्ज आपका क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगला Moonlight Limited is having establishment in USA. It obtained a loan therein creating a charge on the assets of foreign company. अब उन्होंने लोन लिया और चार्ज किस पे क्रिएट किया? ऐसे assets के ऊपर जो फॉरेन कंपनी में है। The company received a notice from registrar of company for not filing the particulars of charge. अब कंपनी को क्या मिला यहाँ पर? कंपनी को नोटिस मिला कि आपने रजिस्ट्रार, आपने जो पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज है उसको फाइल नहीं किया है करके। और कंपनी का कहना था क्योंकि असेट्स इंडिया के बाहर है तो हमको चार्ज जो हमने क्रिएट किया उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, सही है या गलत है? सर ये गलत है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर चार्ज क्रिएट करती है असेट्स के ऊपर जो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, जो इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है, सारी चीजों के ऊपर क्या ये चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है क्या? हाँ दोस्तों, इस चार्ज को क्या करना पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगला अगला अगला
नेक्स्ट स्टार मार्क वाला कौन सा क्वेश्चन है अपना? ये रहा। अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 8, रंजीत ने एक्वायर किया प्रॉपर्टी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड विच वाज मॉर्गेज टू ओके बैंक। अब देखो रंजीत ने एक्वायर किया किसको? प्रॉपर्टी को एबीसी लिमिटेड से, और ये एबीसी लिमिटेड ने क्या करके रखा था? उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके रखा था ओके बैंक के पास। अब देखो यहां पर क्या, ही सेटल्ड द ड्यूज ऑफ ओके बैंक। अब यहां पर क्या हुआ? रंजीत ने जितने भी ओके बैंक के ड्यूज थे उसको सेटल कर दिया। जो रजिस्टर थे सब रजिस्ट्रार के पास, किसके पास? सब रजिस्ट्रार के पास, और वहां पर भी लिख दिया कि मॉर्गेज वॉज सेटल। बट ना ही कंपनी ने ना ही ओके बैंक ने बेटा इस चीज को आरओसी को बताया, यानी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में ना ही बैंक ने बताया और ना ही कंपनी ने बताया। अब सवाल बनता है कि जो रंजीत है बच्चों, क्या ये रजिस्ट्रार को अप्रोच कर सकता है और किसी भी रिलीफ उसको मिल सकता है क्या? तो इस केस के अंदर बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों उसको मिल सकता है। यहां पर मतलब क्या वो रजिस्ट्रार को अप्रोच कर सकता है, और रजिस्ट्रार यहां पर क्या बोलेगा कि मैं एंट्री पास करूंगा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को लेके। और कब? जब अगर मेरे को एविडेंस दे दिया जाता है कि चार्ज अगर पे हो चुका है या चार्ज अगर सेटिस्फाई हो चुका है, या जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो सीज टू द एग्जिस्ट द पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, या कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को बेच चुके हैं। इन शॉर्ट डेट अगर सेटिस्फाइड है या प्रॉपर्टी अगर बिक चुकी है, तो रजिस्ट्रार के पास पावर होता है कि वो खुद से सेटिस्फैक्शन की एंट्री को पास करे और कंपनी को इन्फॉर्म कर सकती है क्या? बिल्कुल। और अकॉर्डिंगली CHG 5 के अंदर क्या कर सकती है बच्चों? CHG 5 के अंदर सर्टिफिकेट को भी यहां पर इशू कर सकती है। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। और कौन सा क्वेश्चन? हाँ ये देखो, ABC Limited created a charge in favor of Z Bank. The charge was duly registered. Later, the bank enhanced the credit facility for another 20 crore. Due to inadvertence, the modification in original charge was not registered. अब आपको यहाँ पर एडवाइस करना है कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल होता है। अब ये आपने मॉडिफिकेशन को मान दो आपने जो टाइम लिमिट दी है उसके अंदर भी नहीं किया, और जो एडिशनल टाइम लिमिट दी है उसके अंदर भी नहीं किया, तो इस केस के अंदर कंपनी को यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में CHG 8 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अर्जी लगानी चाहिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ओमिशन हुआ है यहाँ पर आरओसी को बताने के अंदर, या कोई मिसस्टेटमेंट हुआ है प्रीवियस फाइलिंग के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर पास कर सकता है डायरेक्ट रेटिफिकेशन का, या वो टाइम लिमिट को एक्सटेंड करवा सकता है कंपनी की फाइलिंग्स को करने के लिए। तो वो पार्ट को, यानी कि जो सबसे आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का, वो यहां पर एप्लीकेबल होता है दोस्तों। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। रोज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 3 अप्रैल 2019 ऑब्टेन अ लोन ऑफ 30 लाख, जिसके अंदर स्टॉक एंड अकाउंट्स रिसीवेबल 5 लाख के थे, और स्टॉक एंड अकाउंट रिसीवेबल थे, और 5 लाख रुपए की पर्सनल गारंटी यहां पर दी जा रही थी। अब आपको यहां पर बोल के रखा है कि चार्ज क्रिएट करो। तो देखो बच्चों, स्टॉक एंड अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर यहां पर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन जो पर्सनल गारंटी होती है क्या उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है क्या? नहीं सर, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट यहां पर नहीं हो सकता। बस यही वाला करक्ट पॉइंट है बच्चों किसके अंदर का? ये क्वेश्चन के अंदर का। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को रीड करो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, इसके अलावा देखो हमने क्या किया था, फिर हमने बहुत ही प्यारी चीज पढ़ी थी, मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करता हूं। सर एक कंपनी है, इसका जो लोन है ना बच्चों वो अप्रूव हो गया था 1 मार्च को, लेकिन एक्चुअल में जो क्रेडिट फैसिलिटी थी, मतलब एक्चुअल में जो लोन है ना, कंपनी ने लोन का फायदा लिया था अगस्त के अंदर। कब लिया था? अगस्त के अंदर। तो कंपनी का कहना है कि हमने अगस्त में फायदा लिया, तो अगस्त से 30 डेज देखना पड़ेगा चार्ज को रजिस्टर करने के लिए। ये सही है या गलत है? सर ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको चार्ज को रजिस्टर करना है तो जिस दिन आपने को लोन मिला था, जिस दिन आपको क्रेडिट फैसिलिटी अप्रूव हो गई थी, उस दिन से मैं क्या बोलूंगा, उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको यहां पर चार्ज को क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत ही प्यारा सवाल पूछा गया था। तो ट्रिगर पॉइंट कब होता है? जिस समय क्रेडिट सैंक्शन किया गया ना, उस समय यहां पर क्या किया जाता है? चार्ज को क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है? जल्दी से बोलो। चार्ज को क्रिएट किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? राइट। तो ये थे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे किसके? ये थे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे यहां पर चैप्टर नंबर 6 के। होप सो आप सभी लोगों का रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से हो गया हो। दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस या फास्ट ट्रैक क्लासेस को एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहां पर सारी चीजें बताई गई है, आप वहां पर जा सकते हैं। आप ultimatecA.com के ऊपर विजिट कर सकते हैं और ultimatecA.com के ऊपर जाकर आप यहां पर हमारी क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक को परचेस करना है तो आप IGSir.in
इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप दोनों बाय कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको पीडीएफ मिलती है हमारे ऐप के ऊपर, नॉन प्रिंटेबल पीडीएफ होती है जिसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसका एक्सेस आपको तुरंत मिल जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। बस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप सीए इंद्रेश गांधी, और अकॉर्डिंगली आप क्या कर पाएंगे, आप वहां पर नोट्स को देख पाएंगे। क्लासेस देखने के लिए ultimatece.com या अल्टीमेट सीए का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्के से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।